नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और बात करेंगे आज हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे इसका बैकग्राउंड। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी फ्रांसीसियों का आगमन का भाग फर्स्ट, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन फ्रांसीसी आए और क्या उनकी नीतियां थी, किस तरीके से वो भारत में आकर के अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये हम सारी चीज़ें उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको पिछले उस वीडियो को देखना चाहिए। इससे क्या है कि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बात हम करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों है प्रथम? चूंकि 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं और तीनों कर्नाटक के एरिया पे हुए हैं, इसीलिए इनको हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, चूंकि तीनों कर्नाटक के एरिया में ही हुए थे। हम शुरुआत कर रहे थे, हमने जब पढ़ा था फ्रांसीसियों को, तो फ्रांसीसियों में हमने लास्ट में एक बात बताई थी कि 1742 ईस्वी में फ्रांसीसियों की जो नीति थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन क्या था? ये परिवर्तन था इनकी नीतियों पर। और कैसा परिवर्तन? साम्राज्यवादी की नीति का परिवर्तन। अर्थात जिस तरीके से अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में जो शासकों की जो व्यवस्था थी, राजकीय व्यवस्था थी, जर्जर हो चुकी थी, उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने मन बना लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। आपको यहाँ आधुनिक भारत के इतिहास में यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके पश्चात ही ये सारी इस तरीके की मनोभावनाएं इन यूरोपीय कंपनियों के मन में आती हैं, क्योंकि भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था जो कि इनको रोक सके, इनको परास्त कर सके। छोटे छोटे राजा थे जो कि अपने अपने क्षेत्र को लेकर के अक्सर लड़ाई करते रहते थे। और इन राजाओं ने गलती ये की कि अपने फायदे के लिए यूरोपीय कंपनियों की मदद लेना शुरू किया, लेकिन उनके पीछे उन यूरोपीय कंपनियों की क्या मंशा थी ये लोग इस बात नहीं समझ पाए। तो 1742 में इन लोगों की मंशा बदलती है और साम्राज्य नीति की मंशा रहती है। और यही एक कारण था कि यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजी कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, जिसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, दोनों में विवाद होता है, संघर्ष होता है। भाई किसी एक एरिया को, किसी एक जगह को लेकर के दोनों के मन में एक ही धारणा हो कि इस पर हम कब्जा करेंगे तो क्या होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है, यही होता है। तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से यहां पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो भारत का दक्षिणी इलाका है, ये यहां पर कर्नाटक के एरिया की बात करें तो कर्नाटक वाला जो रीजन था उस समय, उस वक्त की हम बात करेंगे तो ये था कर्नाटक का रीजन। कर्नाटक का हैदराबाद प्रांत, उस समय हैदराबाद कर्नाटक में आता था। इस कर्नाटक राज्य में 2 जगहें थी। एक था आपका मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, और दूसरी इसी के दक्षिण में एक जगह थी पांडिचेरी, जिसे फ्रांसीसियों ने बहुत सुंदर और आकर्षक रूप में विकसित किया था। खासकर फ्रांसिस मार्टिन ने इसके लिए बहुत काम किया। तो ये दोनों कर्नाटक के एरिया में आते थे। हम पहले जान लेते हैं कर्नाटक युद्धों के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? ये आपका 1746 से लेकर के 48 तक चला। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ये ऑस्ट्रिया दोस्तों यूरोप में है, जिसकी राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया वियना आपने पढ़ा होगा। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध था, ये इसका एक कारण था। और ये युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है? तो वो संधि है एक्स ला शापेल, या इसको हम ला शापेल भी बोलते हैं, एला शापेल भी बोलते हैं। तो याद रखिए, एक्स ला शापेल की संधि होती है, कब होती है? 1748 ईस्वी में। और इसी संधि के द्वारा क्या होता है कि ये प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के। और भारत में बात करें तो इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में ही हम इसको एक और नाम से जानते हैं, अडेयार का युद्ध,
और एक युद्ध और इसी से संबंधित हुआ था जिसे हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, सेंट थोमे का युद्ध। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। सेंट थोमे का युद्ध, ये दोनों युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही संबंधित है। ठीक, दूसरा जो हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? ये दोस्तों 1749 से लेकर के 54 तक चलता है। कब? 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। ये युद्ध का कारण भारतीय कारण था, अर्थात हैदराबाद व कर्नाटक का आंतरिक विवाद, हैदराबाद कर्नाटक का आंतरिक विवाद था, अर्थात आपस में यहाँ के जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, ये इसका आंतरिक कारण था। अब ये जो युद्ध है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये दोस्तों पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। ये आपका हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध एक साल बाद, मतलब एक साल शांति रही 1756 से, 55 में शांति थोड़ा रही, 1756 से युद्ध चलता है और 1763 तक चलता है। मतलब कहने का ये 7 वर्षीय युद्ध था, 7 वर्षों तक चला था और इसीलिए इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ये युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो वो संधि थी पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के 1740 में जो होता है उसको लेकर के होता है और एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। इसी से संबंधित अडियार का युद्ध था, सेंट थोमे का युद्ध था। दोस्तों, इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित जो युद्ध था उसे हम अंबूर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबूर का युद्ध। ऐसे ही तृतीय कर्नाटक युद्ध है जो कि इसी से एक संबंधित और युद्ध है, 1760 में होता है, जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं, वांडीवास का युद्ध। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, और ये कर्नाटक में होते हैं इसलिए इनका नाम कर्नाटक युद्ध है। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये तीनों कर्नाटक युद्ध होते हैं। हालांकि इसमें भारतीय शासक भी इन्वॉल्व रहते हैं, सामने से तो वही रहते हैं लेकिन बैक से बैकग्राउंड में फ्रांसीसी और वास्तव में फ्रांसीसी और अंग्रेजी शक्ति आपस में लड़ रही होती हैं। तो ये सारी घटनाएं क्या हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, विधिवत मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सारे जो आपके डाउट हैं, और बड़ा यहाँ पर कभी कभी लगता है कि क्या इसमें ऐसी बातें, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पढ़ने में थोड़ा सा समझने में समस्या होती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैं आपको एक कथा या कहानी के तरह आपको पूरा ये वीडियो में प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हालांकि मैं एक एक कर्नाटक युद्ध को डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, मैंने पहले ही आपको बता दिया। क्या उसका प्रथम कर्नाटक युद्ध के तात्कालिक कारणों की बात करें तो इसके 2 तात्कालिक कारण थे। एक कारण तो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के, और दूसरा जो कारण था वो था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में भारत में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। अर्थात व्यापार की जो प्रतिद्वंदिता थी
इन दोनों के मध्य वो भी एक झगड़े का कारण बनती है। एक तो ये कारण, दूसरा कारण आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ऑस्ट्रिया को लेकर के आपस में लड़ रहे थे, और जब यूरोप में दोनों आपस में लड़ते हैं तो चूंकि भारत में भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटेन की जो कंपनी थी दोनों थी, तो यहां भी दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। यही इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण है। ये दो मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए, यह का उत्तराधिकार युद्ध जब 1740 ईस्वी में शुरू होता है तो ये बात जो है वो भारत पहुंचती है, और भारत आते आते 1746 का समय होता है। मतलब कहने का 1746 से प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है, तो 1740 में वहां शुरू हुआ। उसके बाद अब जब यहां बात पहुंचती है 1744 के करीब ये बात भारत पहुंच जाती है। उस समय मोबाइल फ़ोन तो था नहीं कि तुरंत फ़ोन करो बस बात पता चल गई, कोई पत्र के माध्यम से लोग भेजते थे। तो इस समय भारत की स्थिति के बारे में मैं बता दूं आपको, तो यहां पर आपने देखा कि मद्रास अंग्रेजों के अधीन एक व्यापारिक कंपनी थी। पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के अधीन एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। मद्रास के साथ साथ में अंग्रेजों की बंगाल में भी कंपनियां थी। बंगाल में हुगली में कंपनी थी, कलकत्ता में कंपनी थी, फोर्ट विलियम बनाया था वहां पर इन्होंने। ऐसे ही फ्रांसीसियों की भी कंपनी बंगाल में थी, चंद्रनगर में। ठीक, कहां पर? चंद्रनगर में। तो उप कंपनियां भी इनकी थी। चूंकि मद्रास और पांडिचेरी नजदीक नजदीक पड़ते हैं, एक चीज तो ये जानते रहिए। तो मद्रास का जो अंग्रेज गवर्नर था उसका नाम था निकोलस मोर्स। क्या नाम था दोस्तों? निकोलस मोर्स। लेकिन जब बात करते हैं पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी में गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, और ये फ्रांस का था और ये आपका इंग्लैंड का था। अर्थात ये जो गवर्नर है डुप्ले, ये फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित था। निकोलस मोर्स जो है इंग्लैंड का था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध जब इन दोनों को पता चलती है तो डुप्ले बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। डुप्ले, इसके बारे में देख लेते हैं। डुप्ले, इस डुप्ले को लगा कि हमारी जो जल शक्ति है, हमारी जो जल सेना है वो कमजोर है। अगर ऐसी परिस्थितियों में हम अंग्रेजों से लड़ते हैं तो हमारी हार जो है वो एकदम निश्चित हो जाएगी। ये बात डुप्ले को अच्छी तरीके से पता थी। तो डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया कि कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक के नवाब से इसने कहा कि आप अपने एरिया पर कोई भी युद्ध ना होने दें। ये इसने कूटनीति चलाई। तो अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है, हम युद्ध नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो इसके बदले में डुप्ले ने कहा था कि अगर युद्ध ना होने दें और फिर भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा तो मैं आपको मद्रास जीत करके वापस दूंगा। अर्थात मद्रास जो अंग्रेजों के कब्जे में है, अगर आप युद्ध नहीं होने देते हैं तो मैं मद्रास आपको दूंगा। अब सोचिए इसकी कूटनीति, और अनवरुद्दीन नहीं समझ पाता। यार बताइए, बिना युद्ध के मद्रास कैसे जीत लोगे आप? युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा, और जब युद्ध करोगे मद्रास जीतोगे तभी तो आप अनवरुद्दीन को दोगे। ये बात अनवरुद्दीन को समझ में नहीं आई, और वो सोचा कि बिना लड़े हमें मद्रास मिल जाएगा, जिसको अंग्रेजों ने इतना ज्यादा विकसित किया हुआ है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो एक तो ये कूटनीति उसने चली, किसने? डुप्ले ने। इसके अलावा डुप्ले ने क्या किया कि निकोलस मोर्स के पास में भी एक प्रस्ताव भेजा था कि यूरोप में झगड़ा हो रहा है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, तो ठीक है होने दीजिए, हम क्यों आपस में लड़ें, हम दोनों लोग आपस में व्यापार करते हैं, अच्छे से धन कमाते हैं। मतलब उसने एक प्रस्ताव दिया, चूंकि उसको एक अपनी कमी पता थी,
और इस कमी की वजह से उसने इस तरीके का प्रस्ताव दिया। अब सोचिए कि निकोलस मोर्स की क्या उस समय स्थिति रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। निकोलस मोर्स ने कोई आश्वासन नहीं दिया, मतलब ना तो इसने हाँ कहा और ना कहा, बस करके काम चला दिया। तो निकोलस मोर्स ने कुछ खास आश्वासन नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया, उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि एक व्यक्ति था बोर्टेन, एक व्यक्ति था बोर्टेन। बोर्टेन जो है वो इंग्लैंड से वापस आ रहा था भारत, और किसकी मदद करने के लिए, निकोलस मोर्स की मदद करने के लिए। अब आपको आपके दिमाग में ये आया होगा कि बोर्टेन इंग्लैंड से निकोलस मोर्स की मदद करने के लिए क्यों आ रहा है। मैं आपको बताता हूं क्या उसका मतलब है। उसका कारण यह है कि ऑस्ट्रिया पर इंग्लैंड का ज़्यादा फोकस था। वो ऑस्ट्रिया को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए पूरा फोकस उस तरफ था, अपनी सेना वहां पर रखी थी। यहां तक कि मद्रास से जो जहाजी बेड़े, जो जंगी जहाज थे, उनको इसने हटा दिया था, वहां थे ही नहीं। और इसी का फायदा बाद में फ्रांसीसी उठाते भी हैं। तो निकोलस मोर्स चुप था, लेकिन वो इसलिए चुप था, कोई आश्वासन उसने नहीं दिया, क्योंकि उसे अंग्रेजी सेना की सहायता मिलने वाली थी। अर्थात अंग्रेजी सेना बोर्टेन के नेतृत्व में इंग्लैंड से चल दी थी भारत के लिए। ठीक, अब डुप्ले बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, मैंने पहले ही बताया। इसको लगा कि ये ना हाँ कर रहा है ना हूं कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और इधर अनवरुद्दीन तो मान लो कोशिश कर ही रहा था कि युद्ध ना हो, उसने भी समझाया, उसने भी निकोलस मोर्स को समझाया कि यार युद्ध ना करो, नुकसान हो जाएगा दोनों लोगों का, आपस में व्यापार करो। तो अब अनवरुद्दीन चूंकि कर्नाटक का नवाब था, तो निकोलस मोर्स इसको तो जवाब दे नहीं सकता था, क्योंकि इसको जवाब देगा उसी के यहाँ पर आप व्यापार कर रहे हो, तो वो इसको गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसको क्रुद्ध नहीं करना चाहता था अनवरुद्दीन को, इसलिए चुपचाप ये शांत रहा। इसके पास कोई उत्तर नहीं था, उत्तर था कैसे देता बताइए उत्तर। इधर अनवरुद्दीन ने इसको दबाव बना दिया इसके ऊपर कि नहीं आपको युद्ध नहीं करना है। इधर डुप्ले ने भी प्रस्ताव दिया था, तो डुप्ले की बात तो चलो नहीं मानता, लेकिन अनवरुद्दीन की बात तो उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि वो कर्नाटक का नवाब है और कर्नाटक के एरिया में ही मद्रास और पांडिचेरी दोनों आते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डुप्ले ने पहले ही अनवरुद्दीन से कह रखा था कि मद्रास में आपको दूंगा। ठीक है, मद्रास में आपको दूंगा। निकोलस मोर्स ने कोई आश्वासन नहीं दिया, ना अनवरुद्दीन को ना डुप्ले को। उसका कारण था कि बोर्टेन जो है वो एक अंग्रेजी सेना लेकर के भारत की तरफ रवाना हो लिया था, अर्थात वो अब आ रहा था। डुप्ले को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसने क्या किया कि आपको पता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पास में ये कि मॉरिशस, ठीक, मॉरिशस एक द्वीप है। मॉरिशस द्वीप में ला बोर्डेने देखिए बोर्टेन और ये बोर्डेन दोनों याद रखिए दोस्तों, बोर्टेन और बोर्डेन ये आपका अंग्रेज है, ये अंग्रेज है और ये फ्रांसीसी है। तो डुप्ले आया कहां पे, मॉरिशस, और मॉरिशस में जो लॉ बोर्डेने वहां का गवर्नर था, उससे कहा कि हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं, और हमारे साथ कोई गलत हो तो क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। तो बोर्डेने ने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, आप तो हमारे भाई हो, हमारे देश के हो, क्यों नहीं मदद करेंगे। और ला बोर्डेने जो है वो मॉरिशस से अपनी सेना लेकर के चल देता है पांडिचेरी की तरफ, मद्रास की तरफ। अब आप सोचिए बोर्टेन जो है वो इंग्लैंड से आ रहा है, यूरोप से, और मॉरिशस से ला बोर्डेने चलेगा, तो कौन पहले पहुंचेगा। स्वाभाविक सी बात है कि मॉरिशस नज़दीक है, वो कहाँ से आप ऐसे ऐसे आएंगे पार करके, उसके बाद ऐसे आएंगे, है ना। पुर्तगाली कैसे आए थे शुरुआत में, ऐसे तो आए थे ना, अफ्रीका महाद्वीप की तट के किनारे किनारे मेडागास्कर से ऐसे आए थे। अब मॉरिशस यहीं पे पड़ता है, मॉरिशस से आसानी से बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा ये ला बोर्डेने। तो ला बोर्डेने तत्काल पहुंचा, भागते हुए अपनी सेना को ले गया और तुरंत क्या किया, इसने मद्रास पर हमला कर दिया। मद्रास पर चूंकि जहाजी बेड़े थे नहीं और इसीलिए तो सैनिक सहायता इंग्लैंड से आ रही थी,
तो वो क्या था कि वहाँ का जो उस समय सेनापति था वो पेटन करके कोई व्यक्ति है, वो कमज़ोर था, सेना उसके पास थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ला बोर्डेने ने इसका फ़ायदा उठाया और मद्रास पर अटैक कर दिया और उसको जीत लिया। वहाँ से बहुत सारे अंग्रेज जो है ना वो भाग करके बेचारे श्रीलंका के कोई द्वीप में आकर के भाग के आए थे। ठीक है, श्रीलंका पे आके रुके, ऐसे भाग करके आए, भगा दिया इसने। और ला बोर्डेने ने रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों को भी बंदी बना लिया था, बहुतों को तो बंदी बना लिया, बहुत तो भाग गए। तो ये काम किसने किया? ला बोर्डेने ने। डुप्ले बड़ा खुश हुआ, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ला बोर्डेने और डुप्ले के बीच में बात बन नहीं पाई, सहमति नहीं हो पाई। और किस बात की सहमति नहीं हो पाई वो मैं बताता हूं। देखिए, ला बोर्डेने चाह रहा था कि मद्रास को अटैक करके जीत करके हम फिर इसकी फिरौती मांगेंगे, इसकी फिरौती मांगेंगे, और अगर फिरौती मिल गई अर्थात पैसा मिल गया तो फिर हम मद्रास अंग्रेजों को वापस कर देंगे। कौन झगड़ा मोल लेगा, फालतू में दुश्मनी करेगा, हमें बहुत दिन तक यहाँ व्यापार करना है। यह सोच करके ला बोर्डेने ने क्या किया कि कहा, किससे? डुप्ले से, कि ऐसा करते हैं। डुप्ले ने कहा नहीं, हम मद्रास पे अधिकार करना चाहते हैं। देखिए, डुप्ले बड़ा ही आशावान व्यक्ति था, वो कभी भी हार नहीं मानता था और वो हमेशा वो मतलब विजय की तरफ ही भागता था। तो ला बोर्डेने कहा ठीक है चलो देखते हैं। ला बोर्डेने ने मद्रास पे कब्जा किया और कब्जा करने के बाद सबको भगा दिया, बहुतों को बंदी बना लिया। उसके बाद क्या होता है कि ला बोर्डेने ने क्या किया कि ला बोर्डेने ने वो जो बात की डुप्ले से, वो बात को माना नहीं। इसने 4 लाख पाउंड, कितना? 4 लाख पाउंड, 4 लाख पाउंड रुपया फिरौती के रूप में लिया अंग्रेजों से और मद्रास को वापस कर दिया, मद्रास को वापस कर दिया। जब ये स्थिति देखी किसने? डुप्ले ने। और ये वो रवाना हो लिया वापस मॉरिशस के लिए। डुप्ले ने देखा कि ये तो बात हमारी माना नहीं, फिरौती लेकर के वापस जा रहा है, तो डुप्ले ने तुरंत अटैक कर दिया मद्रास पे और मद्रास को क्या किया? मद्रास पर कब्जा कर लिया। जब मद्रास पर इसने कब्जा कर लिया तो ये सारी चीजें अनवरुद्दीन चुपचाप बैठे देख रहा था, वो शांत बैठे देख रहा था कि हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। एक तो उसके शांत होने का कारण क्या था कि दोस्तों, डुप्ले ने अनवरुद्दीन को कह रखा था कि मैं जीतूंगा मद्रास तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, दे दूंगा। तो ये इंतजार कर रहा था कि डुप्ले कब आए और कहे कि मद्रास आप ले लीजिए, ये रहा आपका मद्रास, खुश हो जाएगा। लेकिन डुप्ले ने क्या किया? बात नहीं माना। वो डुप्ले ने उस पर कब्जा किए रखा और अनवरुद्दीन को क्या किया? ये मद्रास नहीं दिया। ठीक, अब अनवरुद्दीन, स्वाभाविक सी बात है, अनवरुद्दीन को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। अनवरुद्दीन को गुस्सा आया और इसने अपने पुत्र महफूज खां, कौन? महफूज खां, इसके पुत्र का नाम था महफूज खां। महफूज खां को भेजा कि जाओ और डुप्ले के ऊपर अटैक कर दो, मद्रास को ये जीता बैठा हुआ है कब्जा करके, जाओ और इसके ऊपर अटैक कर दो। तो महफूज खां चला अपनी विशाल सेना लेकर के, बहुत बड़ी सेना लेकर के जब चला तो महफूज खां और डुप्ले के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ। और कहां पर हुआ दोस्तों? ये जगह है अडयार। आप समझ गए ना कि मैंने बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही एक युद्ध और संबंधित है जिसे हम अडयार का युद्ध कहते हैं। ठीक, और अभी सेंट थोमे की भी बात करेंगे। तो अडयार पे दोनों के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ। सेंट थोमे भी यहीं पर पड़ता है, यहां पे भी इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। तो महफूज खां इतनी बड़ी सेना लेने के बावजूद भी ये हार जाता है, अर्थात ये क्या करता है? ये महफूज नहीं कर पाता है, मद्रास को महफूज नहीं रख पाया और अपने आप को भी महफूज नहीं रख पाया और यहां डुप्ले की छोटी सी सेना से पराजित हो गया। अब सोचिए, छोटी सी सेना, अच्छा, अर्थात बात ये थी छोटी सी सेना क्यों जीत गई? क्योंकि यूरोपीय जो सेनाएं थी वो बड़ी अनुशासित थी और ट्रेंड थी, प्रशिक्षित थी, और यहां भेड़ बकरियों की तरह भीड़ बढ़ा करके लोग लड़ते थे। लड़ना आता नहीं है, पकड़ा दिए, तलवार चल दिए, लड़ने लगे। लेकिन यूरोपीय कंपनियां जो थी उनकी जो सेना थी कम मात्रा में थी, अनुशासित थी आज की तरह, और ट्रेंड थी विधिवत, कैसे तलवार चलाना है, कैसे वार करना, ये सब कुछ पता था। महफूज खां बेचारा महफूज नहीं रख पाया और मद्रास जो है वो डुप्ले के कब्जे में चला गया और इधर महफूज खां भी पराजित हो गया। ठीक,
अब क्या होता है, अब मद्रास पे तो कब्जा किए बैठे ही हैं और उस समय डुप्ले की बड़ी ख्याति हुई, बड़ी प्रशंसा हुई कि देखिए छोटी सी सेना लेकर के नवाब की सेना को पराजित कर दिया, तो बड़ा इनके मन बढ़ गए। और जब मन बढ़ जाता है आदमी तो और आगे बढ़ता है। तो यही हुआ, डुप्ले क्या किया कि पांडिचेरी तो पहले से उनका है, इसी के नीचे एक और जगह थी सेंट डेविड फोर्ट, मतलब पांडिचेरी के और नीचे अब कुछ अंग्रेज बस्तियां और थी। तो इनका मन बढ़ा और ये लोग क्या किए कि सेंट डेविड फोर्ट पर आकर के घेरा डाल लिए। और उसी वक्त जो बोर्टेन था, जो अंग्रेजी सेना लेकर के आया था, वो दोस्तों सेंट डेविड फोर्ट पहुंच गया था, अर्थात सैनिक सहायता पहुंच चुकी थी। अब लगभग डेढ़ वर्ष तक डुप्ले ने क्या किया कि इस सेंट डेविड फोर्ट पर घेरा डाले रखा, लेकिन उसको जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सैनिक सहायता पहुंच चुकी थी, सैनिक लगे हुए थे, डाले रखिए घेरा, आप कब तक डालेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर क्या हुआ, डुप्ले को अपने पैर खींचने पड़े, वापस गया। अब अंग्रेजों को लगा कि ये तो पीछे हट गए। अंग्रेज अब पीछे क्यों रहते? अंग्रेजों ने क्या किया कि आप देख रहे हो ये पांडिचेरी तो किसकी थी? फ्रांसीसियों की थी। पांडिचेरी में कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का। अंग्रेजों ने क्या किया कि पांडिचेरी को घेरना चाहा, लेकिन ये भी इस पर असफल रहते हैं, अर्थात पांडिचेरी पर अंग्रेज भी कब्जा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों शक्तियां अपनी अपनी जगह पर ही रहती हैं, किसी का कोई एरिया परिवर्तन नहीं हुआ, किसी को कोई एरिया नहीं मिला और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और किस संधि के द्वारा? एक्सला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी में होती है यूरोप में। और इस संधि में क्या हुआ था कि ये जो आपका मद्रास है, इस मद्रास को पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। क्या? ये आपका मद्रास, क्योंकि उन्हीं का था। लेकिन अब फ्रांसीसियों के साथ क्या हुआ कि चूंकि ऑस्ट्रिया को इंग्लैंड छोड़ना नहीं चाहता था, तो उन्होंने क्या किया कि एक लुइसबर्ग एक जगह है अमेरिका में, तो अमेरिका के लुइसबर्ग को किसको दिया गया दोस्तों? अंग्रेजों को दिया गया, फ्रांसीसियों को दिया गया, क्योंकि वो तो पा चुके। फ्रांसीसियों को दिया गया, तो फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग मिला और अंग्रेजों को भारत में मद्रास मिला। इस तरीके से अपनी अपनी जगह पर भारत में लोग काबिज रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात करते हैं इसके परिणाम की, आखिर क्या परिणाम हुए। तो परिणाम आप देख रहे हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे और उसी लड़ाई झगड़ा बीच में रुक गई अचानक। एक्सला-शापेल संधि के द्वारा ये युद्ध रुक जाते हैं। मतलब कहने का दोनों तलवार खींचे खड़े हैं, लेकिन बीच में कह दे कोई कि बस बस बस, तो गुस्सा बेचारा बड़ी मुश्किल में शांत कर पाते हैं ये लोग। हाँ, लेकिन इसके परिणाम कुछ खास नहीं हुए। लेकिन एक चीज यहां पर देखने को मिली कि भारतीय राजाओं की दुर्बलता यहां पर हमें नजर आती है। मतलब बड़े बड़े युद्ध यहां अंग्रेज फ्रांसीसी लड़े जा रहे हैं और भारतीय शासकों को अता पता नहीं है। वो बैकग्राउंड से, बैक डोर से वो लोग नाटक देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि कोई महत्वाकांक्षी उस समय भारतीय शासक नहीं था जो कि बीच में हस्तक्षेप कर पाता। तो भारतीय नरेशों की दुर्बलता यहां पर नजर आती है, एक चीज ये। दूसरी, आप देख रहे थे कि डुप्ले ने युद्ध पहले करने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसकी जल सेना जो थी वो मजबूत नहीं थी। अर्थात यहां पर यह साबित हो गया कि जिसकी जल सेना ज्यादा मजबूत होगी वही इस इलाके में राज्य कर पाएगा अधिक दिन तक। तो ये कुछ परिणाम इसके निकलते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। और ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की सारी बातें हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं तथा लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।